नमस्कार जी, एक्सपर्ट्स का और देखने वाले सारे भाइयों राम राम। तो भैया आज पहुंच गए अपने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ स्कूल में। तो वहाँ पे कुछ संसद युवा संसद के रिगार्डिंग कुछ भाई हमारी बाहर से भी महोदय आए हुए हैं, अतिथिगण हैं, और उनसे बात करते हैं और मिलवाते हैं किस चीज़ की जानकारी है। सारी चीज़ वहीं से मिलेगी जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, ये जो आज युवा मोर्चा संसद का जो अपना कार्यक्रम उसके बारे में जी हमारे दर्शकों को बताओ जी एक बार। ये मैं पहले तो सभी आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। और ये जो आज का प्रोग्राम था ये युवा मोर्चा नहीं है, ये युवा संसद प्रतियोगिता है जो स्कूल स्तर से चल के राष्ट्रीय स्तर तक जाती है। सबसे पहले ये स्कूलों में आयोजित की जाती है। रोहतक के अंदर जैसे 5 ब्लॉक हैं तो 500 ब्लॉकों में चुने हुए 5-5 स्कूल लिए जाते हैं। उसके बाद जो ब्लॉक स्तर पर एक विजेता घोषित किया जाता है और 500 ब्लॉकों से एक एक टीम आएगी। फिर जिला स्तरीय प्रतियोगिता होगी। जिला स्तरीय प्रतियोगिता के अंदर हमारे 5 ब्लॉक हैं तो 500 ब्लॉकों से एक एक जीत करके जिला स्तरीय प्रतियोगिता के अंदर वो अपना प्रदर्शन करेंगे। फिर उसके अंदर एक टीम जीतेगी। जिला स्तर पर एक टीम जो जीतेगी वो टीम फिर कमिश्नरी लेवल पर प्रतियोगिता होगी, उसके अंदर फाइट करेगी। और कमिश्नरी लेवल के बाद जो जितनी भी हरियाणा के अंदर कमिश्नरी हैं वहाँ से एक टीम जीत करके आएगी वो राज्य स्तर पर अपनी प्रतियोगिता करेगी। और सभी राज्यों के अंदर फिर ये प्रतियोगिता होगी और वहाँ से जो विजेता होंगे वो नेशनल लेवल की प्रतियोगिता के अंदर जाएंगे। और उस प्रतियोगिता के अंदर जो बच्चे जाएंगे उनको जो असली जो संसद होती है, जो असली जो लोकसभा की कार्यवाही होती है वो देखने का अवसर मिलता है। और इस यूथ पार्लियामेंट का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों को अपनी संसद के बारे में, देश के अंदर जो कानून किस प्रकार से बनते हैं, देश के अंदर जो बिल किस प्रकार से संसद के अंदर पास होते हैं, ये सारी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देना इसका मुख्य उद्देश्य है। सर जी, युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे इसके बारे में आप? मैं तो ये कहूँगा कि बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट करें और देखें कि संसद के अंदर किस प्रकार से बिल पास होते हैं, कैसे संसद की कार्रवाई होती है। और बच्चे इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। पूरे ज़िले के अंदर हम जा रहे हैं। इससे पहले सांपला ब्लॉक, लाखन माजरा ब्लॉक कवर कर चुके हैं। अभी कलानौर, महम और रोहतक के अंदर ये प्रतियोगिता चल रही है। और बच्चों को और युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें और देश की उन्नति में अपना योगदान दें। थोड़ा सी नशे के बारे में बोलो सर, क्योंकि युवा पीढ़ी हमारी नशे की तरफ ज़्यादा जा रही है, तो उसके बारे में 2 विचार और दो सर। नशे की जो प्रवृत्ति है अब हमारे युवाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आज भी मैं रोहतक एसपी साहब का बयान देख रहा था कि उन्होंने भी एक विशेष टीमें गठित की हैं जो नशे को रोकने के लिए। और सभी युवाओं से मैं अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से आह्वान करना चाहूँगा कि वो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति उससे दूर रहें और समाज के अंदर अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सरकारी गवर्नमेंट स्कूल की मैडम भी हमारे पास, उनसे पूछेंगे कुछ क्वेश्चन। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम एक बात बताओ, जो आज ये पार्टिसिपेट जिस बच्चे ने किया, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किस बच्चे की रही? वैसे तो देखो सर, सभी बच्चों ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, लेकिन फिर भी 2 हमारे होनहार छात्र हैं, देव और खुशी। उनका बेहद ही शानदार, मैं बताना चाहूँगी, प्रदर्शन रहा और बढ़ चढ़कर सभी बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। से बेस्ट लगा मैम, ये बताओ एक बार। एक उनका बोलने का जो अंदाज था, एक बिल्कुल जो उनके जेस्चर्स थे, हाँ बिल्कुल, ये लगा लो जी कोई अक्षर उन्होंने देखा नहीं है। हाव भाव उनके, आप ये देखो, उनके जो विचार थे वो एक बार उनके जो मुख से ही निकले सर। तो मैं चाहूँगा कि हमारी टीम भाई जीते। हाँ बिल्कुल जीते सर, बहुत मेहनत इन बच्चों ने की है और धन्यवाद जी। घटना हुई, आप उस पर क्या विचार रखना चाहेंगे? जो भी हुआ बड़ा दुखद था। ऐसे नीचे दाब दिया रखना पड़े, जो ऐसे पकड़ रखे हैं उंगली में दबाई तो रखे हैं। यो काम ना करता, ये माइक नहीं, ये खोल, ये खोल। अरे यो खोल के इसमें चढ़ावा नहीं। ठीक है, ले आओ कोई गलती। हाँ ये खोल सर, यो खोलो इसका। ठीक, यो वाला इसमें भाई मना कर दो। अच्छा इसमें अध्यक्ष जी ये था इसका, ये उसका वो था। अरे ये अपना ये है, भी जो इसका था, जो इसका था। अच्छा ये इसका है, ये भी इसमें देखो, ये चालू है, ये बंद है, बंद है, बंद है कर गया तब ना गलत चढ़ा दिया रे।
ये था इसे वो सर बदल लिया वो अध्यक्ष दे दें वो सर अध्यक्ष दे दें हाँ माइक दे के आना पड़ेगा सर मैं सभी सांसदों तथा अतिथिगणों का सदन में स्वागत करती हूँ तथा आज की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा करती हूँ। महासचिव जी नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाए। महोदय, मैं कुमार मोनू जो करनाल लोकसभा से 76 सांसद चुनकर आए हैं को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे? मैं शपथ ग्रहण करूंगा। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगा। मैं कुमार मोनू जो करनाल लोकसभा से निर्वाचित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगा। वह इस देश की प्रभुसत्ता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए जिस पद को ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्ण पालन करूंगा। मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा से नवनिर्वाचित 76 सांसद कुमार तकदीर को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे? मैं प्रतिज्ञान करूंगा। आप किस भाषा में प्रतिज्ञान करेंगे? जी इन इंग्लिश। I Takdir, having been elected a member of Youth Parliament, do swear in the name of God solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as be by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. माननीय प्रधानमंत्री जी सदन से नए मंत्रियों का परिचय करवाएं। महोदय, मैं आपसे और सदन से नए मंत्रियों का परिचय करवाता हूं। आप कुमार जितेंद्र, सड़क व परिवहन मंत्री। आप कुमार नसीब, ऊर्जा मंत्री। माननीय सभासदों, आपको यह सूचना देते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि हमारी सदन की शोभा बढ़ाने के लिए विदेशी मेहमानों के रूप में डेनमार्क के विदेशी मंत्री कुमार यश और दक्षिण अफ्रीका के विदेशी मंत्री कुमार सुमित आए हैं। यहाँ पधारने पर मैं सदन की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सम्मानित सभासदों, मुझे अत्यंत दुख के साथ सदन को यह सूचित करना पड़ रहा है कि भारत के
को हो गया। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत राज्य की राजनीति से की और धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई। वर्ष 2012 में उन्हें रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया। अपने कार्यकाल में उन्होंने रेल सेवाओं के विस्तार, यात्री सुविधाओं में सुधार तथा रेलवे प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कार्य किया। उनके निधन से देश ने एक अनुभवी राजनेता को खो दिया। यह सदन दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है तथा उनके शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करता है। अब मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार स्वयं अपनी दल की ओर से श्री राहुल राय को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। उन्होंने संसद, सरकार और सार्वजनिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया। रेल मंत्रालय में उनके कार्यों को सदैव याद किया जाएगा। वे एक मेहनती, अनुभवी व समर्पित जनप्रतिनिधि थे। आज पूरा सदन उनके प्रति सम्मान व्यक्त करता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शक्ति देने की प्रदान करें। ओम शांति। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम सभी एक ऐसे जननेता को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हैं जिन्होंने कई दशकों तक लोकतांत्रिक व्यवस्था की सेवा की है। मैं अपनी तथा अपनी समस्त विपक्ष पार्टी की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि उनकी दिव्यंगत आत्मा को शांति व उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। माननीय सभासदों, मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि श्री राहुल राय जी की दिवंगत आत्मा को शांति देने के लिए 2 मिनट का मौन धारण करें। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे। महासचिव जी, शोक संदेश शोक संतप्त परिवार को भेज दिया जाए। जी महोदय, शोक संदेश की 1 प्रति शोकाकुल परिवार को भेज दी जाएगी। माननीय सभासदों, अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। महासचिव जी, प्रश्न सूची व आज का एजेंडा सदन में बंटवा दिया जाए। जी अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सूची व आज का एजेंडा सभासदों में बंटवाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 101, विपक्षी सदस्य अपना प्रश्न सदन के समक्ष प्रस्तुत करें। दीप जलते हैं जहां आस्था के, वहां अंधेरा नहीं होना चाहिए। के दीप जलते हैं जहां आस्था के, वहां अंधेरा नहीं होना चाहिए। श्रद्धा के इस पावन धाम पे सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए, समझौता नहीं होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि हाल ही में राम मंदिर परिसर में चोरी की घटना सामने आने के बाद करोड़ों श्रद्धालुओं में चिंता का वातावरण है। क्या सरकार यह बताने की कोशिश करेगी कि सरकार ने इस घटना को संज्ञान में कब लिया है? घटना की जांच किस एजेंसी द्वारा की जा रही है? भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या नए कदम उठाए हैं? माननीय गृह मंत्री जी, कृपया उत्तर दें।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। सरकार ने इस घटना का तत्काल संज्ञान लिया और बिना किसी देरी के एक विशेष जांच दल एसआईटी का निर्माण किया गया। इस एसआईटी में संबंधित राज्य के मंडलायुक्त, आईजी और वित्त विभाग के विशेष सचिव को शामिल किया गया है। जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है कि सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्य कर रही है, तो हम बताना चाहूँगा कि मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। सीसीटीवी निगरानी, प्रवेश नियंत्रण, सुरक्षाकर्मियों की संख्या तथा अन्य आवश्यक सुरक्षा उपायों को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि दोषियों को कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। अन्य अनुपूरक प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी के उत्तर से पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ। क्या सरकार सदन को यह विश्वास दिलाएगी कि जांच केवल औपचारिक नहीं बल्कि दोषियों के विरुद्ध समय पर कार्यवाही होगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष अनावश्यक रूप से मामलों का राजनीतिकरण कर रहा है। जांच चल रही है, उसे पूरा होने दीजिए। महोदय, विपक्ष राजनीतिकरण नहीं कर रहा है। हम जनता और करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न उठा रहे हैं, अतः सरकार जवाब दे। कृपया व्यवस्था बनाए रखें। सभी सदस्य अपनी अपनी सीटों पर बैठे। विपक्षी सांसद शांतिपूर्वक प्रश्न पूछे। माननीय गृह मंत्री जी, कृपया पूरक प्रश्न का उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार किसी प्रकार की लापरवाही को स्वीकार नहीं करेगी। जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी। यदि किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। माननीय सभासदों, प्रश्न संख्या 101 समाप्त हुई। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 102, विपक्षी सदस्य अपना प्रश्न पूछें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री से जानना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के प्रभावी रूप से सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं? क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी तक तकनीकी शिक्षा और कौशल आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए क्या योजनाएं संचालित की जा रही हैं? क्या सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी तक इंटरनेट सुविधाएं और कौशल आधारित शिक्षा उपलब्ध की जा रही है? शिक्षकों को नई नीति के अनुरूप प्रशिक्षित करने के लिए सरकार कौन कौन से कार्यक्रम संचालित की जा रहे हैं? करोड़ों विद्यार्थियों और अभिभावकों की ओर से मैं इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हूँ। सरकार जवाब दे। अपने अपने स्थान पर बैठे। माननीय शिक्षा मंत्री जी, कृपया उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूं। सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू कर रही है। हमारा उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं बल्कि विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल और रोजगार की क्षमता का विकास कराना है। सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं, जैसे विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड व विज्ञान प्रयोगशालाओं का विस्तार कराया जा रहा है। PM ई-विद्या दीक्षा और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। विद्यार्थियों में कोडिंग, आर्टिफिशियल AI, रोबोटिक्स और कौशल विकास में बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि वे नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षण कार्य कर सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय के उत्तर से पूर्ण संतुष्ट नहीं हूँ। देश के अनेक ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों के विद्यालयों में आज भी पर्याप्त इंटरनेट सुविधा, कंप्यूटर प्रयोगशालाएं तथा प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है। क्या सरकार बताएगी कि इन विद्यालयों तक नई शिक्षा नीति के लाभ कब तक पहुँचेंगे? क्या इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा तय की गई है? माननीय शिक्षा मंत्री जी, कृपया पूरक प्रश्न का उत्तर दें।
माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया विषय महत्वपूर्ण है। सरकार राज्यों के सहयोग से चरणबद्ध योजना तैयार की है। विशेष रूप से ग्रामीण एवं जिलों में इंटरनेट शिक्षा, स्मार्ट कक्षाओं और इंटरनेट सुविधा और शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वाले प्रत्येक विद्यार्थी को मिले। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के भविष्य की आधारशिला है, जो विद्यार्थियों को केवल परीक्षा के लिए नहीं बल्कि जीवन, रोजगार, अनुसंधान और नवाचार के लिए तैयार करें। हम क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा, आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षित शिक्षा और समान अवसरों के माध्यम से भारत को ज्ञान आधारित राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय सभासदों, प्रश्न संख्या 102 समाप्त हुई। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 103, विपक्षी सदस्य अपना प्रश्न सदन के समक्ष प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि सरकार वर्षों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, जिसके उपलक्ष्य महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा को साथ दिया जाता है, परंतु आज भी देश भर में हिंसा, उत्पीड़न, छेड़छाड़, बाल विवाह, मानव तस्करी जैसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। अतः मैं शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि सरकार इस अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या नए कदम उठा रही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन कौन सी विशेष कार्य योजनाएं बनाई गई हैं। अतः सरकार जवाब दे। कृपया व्यवस्था बनाए रखें। सभी सदस्य अपनी अपनी सीटों पर बैठे। माननीय महिला विकास मंत्री जी कृपया उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विपक्षी साथी को बताना चाहती हूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का उद्देश्य केवल एक नारा देना नहीं है, बल्कि समाज में बेटियों के प्रति शिक्षा, सम्मान को बढ़ावा व विकास के समान अवसर देना है। महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर तथा जागरूकता अभियान को और मजबूत किया जा रहा है। सरकार का स्पष्ट मत है कि महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार के अपराध स्वीकार्य नहीं है तथा इसमें कानून के अनुसार कार्यवाही की जाती है। और कोई अनुपूरक प्रश्न? माननीय महोदय, माननीय मंत्री की बातों से जरा भी संतुष्ट नहीं है। समाज में बेटियों को इन योजनाओं की घोषणा मात्र से ही नहीं बचाया जा सकता, बल्कि उनको प्रभावशाली तरीके से लागू किया जाना भी आवश्यक है। आज भी अनेक बेटियां अपने घर, स्कूल, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर स्वयं को असुरक्षित महसूस करती हैं, तो इसका अर्थ है अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। मंत्री जी जरा इस पर और प्रकाश डालें। महिला एवं बाल विकास मंत्री जी कृपया पूरक प्रश्न का उत्तर दें। महोदया, मेरे सम्मानित साथी द्वारा जो बेटियों की सुरक्षा में आरोप लगाए गए हैं वे सरासर गलत हैं। हमने राज्यों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान तथा कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर अधिक बल दिया जा रहा है। हमारा लक्ष्य ऐसा भारत बनाना है जहां प्रत्येक बेटी बिना किसी भय से अपनी शिक्षा प्राप्त कर सके और सपनों को पूरा कर सके, सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। मैं सदन को विश्वास दिलाती हूं कि इस दिशा में कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। सम्मानित सभासदों, प्रश्न संख्या 103 समाप्त हुई। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 104, विपक्षी सदस्य अपना प्रश्न पूछें। अध्यक्ष महोदय जी, मैं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो हर साल अस्वस्थता, गंदगी, दूषित पेयजल, खुले में कचरा के कमी के कारण अनेक लोग डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और अन्य संक्रामक रोगों का शिकार हो रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि
सरकार ने वर्ष 2026 तक स्वच्छता और जन स्वास्थ्य सुधारने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं? स्वच्छता की दूरगामी योजना विशेषकर गांवों और कस्बों में स्वास्थ्य मंत्री जी प्रकाश डाले। क्या सरकार के पास ऐसी कोई दूरगामी योजना है जिससे विशेषकर गांवों और छोटे कस्बों में स्वच्छता व्यवस्था स्थायी रूप से बेहतर बनाई जा सकती है? माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कृपया उत्तर दें। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विपक्षी साथी को अवगत कराना चाहती हूँ कि सरकार ने स्वच्छता और स्वास्थ्य सुधार के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर स्वच्छता अभियानों, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों पर निरंतर कार्य कर रही है। सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई है, जो खुले में कचरा फेंकने की आदत को रोकने का सबसे बड़ा अभियान है। सरकार द्वारा सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ जैसे अभियान भी चलाए जा रहे हैं। नागरिकों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हर घर जल के तहत ग्रामीण परिवारों को नल से शुद्ध और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ताकि दूषित पानी से होने वाली बीमारियों को जड़ से खत्म किया जा सके। स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र यह स्वास्थ्य मंत्रालय व स्वच्छता मंत्रालय द्वारा चलाई गई एक और विशेष योजना है। इस योजना के तहत उन ब्लॉकों पर विशेष ध्यान दिया जाता है जो खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं, ताकि वहां की PSCS को उन्नत कर उस स्तर की स्वच्छता और पेयजल सुनिश्चित किया जा सके। माननीय सभासदों, प्रश्नकाल समाप्त होता है। अब सदन में शून्यकाल प्रारंभ किया जाता है। शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्य जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषय सदन में प्रस्तुत करेंगे। कृपया अपनी बात संक्षेप एवं मर्यादित भाषा में रखें। सबसे पहले मैं कुमार देव को आमंत्रित करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। नशा केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज का भविष्य नष्ट कर देता है। विद्यालयों और महाविद्यालयों के आसपास नशीले पदार्थों की उपलब्धता पर कठोर से कठोर नियंत्रण किया जाए। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाए तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या माननीय गृह मंत्री जी इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार इस विषय को अत्यंत गंभीरता से ले रही है। नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं तथा युवाओं को जागरूक करने हेतु विद्यालयों और कॉलेजों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में शुरू किया गया 100 सप्ताह राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी अभियान है, जिसका लक्ष्य है वर्ष 2047 तक भारत की युवा आबादी को पूरी तरह नशामुक्त बनाना है। सदन में उठाए गए सभी विषय जनहित से जुड़े हैं। सरकार इन पर आवश्यक कार्यवाही करेगी। अब शून्यकाल समाप्त होता है और सदन की अगली कार्यवाही शुरू की जाती है। माननीय सभासदों, सदन में अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले मैं माननीय सदस्य कुमार अर्पण को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। न मस्जिद की बात हो न शिवालय की बात, पहले हो निवाले की बात। मेरी नींद को दिक्कत न भगवान से न भजन से, मेरी नींद को दिक्कत तो सीमा मरते जवान और आत्महत्या करते किसान से। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान किसानों की स्थिति और किसानों की बदतर स्थिति पर दिलाना चाहता हूँ। लगभग महोदय भारत गांव का देश है, इसमें गांव की आत्मा बसती है। लगभग 80% प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष कृषि पर निर्भर करती है। आज़ादी के 79 वर्ष के बाद किसान अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाता। कृषि की स्थिति के कारण हर साल किसान खेती छोड़ रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का कृषि का योग 1950 में 50% था, जो 2025-26 में 19% ही रह गया। महाराष्ट्र लगातार देश के किसानों
अर्थव्यवस्था के मामले में पहले नंबर पर बना हुआ है। 2025 में NCRB के अनुसार भारत में कृषि शामिल 10,786 किसानों में हत्या की है। माननीय कृषि मंत्री जी कृपया उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि माना किसानों की समस्याएं बढ़ रही है, फिर भी सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं। किसानों के लिए मंडी व्यवस्था चालू की है और डिजिटल व्यापार को भी बढ़ावा दिया है, जिससे किसानों की आय में सुधार हुआ है। महोदय, मैं मेरी विपक्षी साथी को बताना चाहता हूं कि सरकार किसानों की भलाई के लिए कार्य कर रही है। सरकार किसानों को उचित दर पर ऋण की सुविधा दिलाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को 12,000 रुपये प्रति वर्ष 3 किस्तों में दिए जाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड में किसानों और डेयरी और मत्स्य पालकों को ब्याज दर या अल्पकालिक ऋण भी दिया जा रहा है। जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, वृक्षारोपण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जिस महोदया, मेरी विपक्षी साथी द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियादी है। सरकार किसानों की भलाई के लिए कार्य कर रही है। माननीय सभासदों, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा खत्म होती है। अब विपक्षी सदस्य कुमार यश विशेषाधिकार हनन मामला सदन में प्रस्तुत करना चाहते हैं। क्या आपने इसके बारे में पहले नोटिस दिया है? जी महोदय, दिया है। तो आप अपना विशेषाधिकार हनन मामला सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। अब मैं नियमों के अंतर्गत माननीय ग्रामीण विकास मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। दिनांक 10 अगस्त 2026 को प्रश्नकाल के दौरान माननीय मंत्री जी ने इस सदन को बताया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी पात्र परिवारों को इसका लाभ समय प्रदान करवा दिया गया है तथा किसी भी क्षेत्र में कोई भी लंबित मामला नहीं है। किंतु बाद में मंत्रालय के उपलब्ध आंकड़ों, जिला प्रशासन की रिपोर्टों तथा विभिन्न क्षेत्रों से आए तथ्यों से स्पष्ट हुआ है कि अनेक पात्र परिवार अभी भी इस लाभ से वंचित है तथा अनेक क्षेत्रों में अनेक आवेदन लंबित है। माननीय अध्यक्ष महोदया, यदि कोई मंत्री सदन को झूठी या भ्रमित जानकारी देता है तो यह केवल तथ्यों की त्रुटि नहीं होती, बल्कि सदन की गरिमा, सदस्यों के अधिकारों तथा संसदीय नियमों को भी प्रभावित करता है। सदन का प्रत्येक सदस्य सरकार से सही व उचित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार रखता है। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए ताकि इसकी निष्पक्ष जांच हो सके, और यदि यह सिद्ध होता है कि सरकार सदन को जानबूझकर भ्रमे की जानकारी दी गई है तो इससे संबंधित सभी मंत्रियों के विरुद्ध विशेष संसद नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी अपनी बातें सदन के समक्ष प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रश्नकाल के दौरान मेरे द्वारा दी गई जानकारी उस समय उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर दी गई थी। यदि अभी आंकड़ों में कोई अंतर सामने आया है तो उसको सुधारने के लिए हम तैयार हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए इस विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को अस्वीकार करें। धन्यवाद महोदया। महासचिव जी, इन सब विषयों की उचित माध्यम से जांच करवाई जाए। जी ठीक है। सम्मानित सभासदों, अब सदन की अगली कार्यवाही शुरू की जाती है। सदन की अगली कार्यवाही में कुमारी दीक्षा स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित आवश्यक दस्तावेज सदन पटल पर रखें। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आवश्यक दस्तावेज सदन में रखती हूँ। अब कुमार वंश कृषि मंत्रालय से संबंधित आवश्यक दस्तावेज सदन में प्रस्तुत करें। महोदया, देश में भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन की मंत्रिमंडलीय समिति की रिपोर्ट मैं सदन में रखता हूँ। अब कुमार कीर्ति महिला व बाल विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट सदन में रखें। महोदया, मैं अपनी वार्षिक रिपोर्ट सदन में रखती हूँ। अब कुमार हिमांशु गृह मंत्रालय के आवश्यक दस्तावेज सदन में रखें। महोदया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की प्रक्रिया संबंधी रिपोर्ट सदन में रखता हूँ। माननीय सभासदों, आगे की कार्य
कार्यवाही में कुमार यशु अपना काम रोको प्रस्ताव सदन में पेश करना चाहते हैं। महोदय, मुझे कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने की अनुमति प्रदान करें। कुमार यशु काम रोको प्रस्ताव पेश करने की अनुमति चाहते हैं। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे और जो विपक्ष में है वो ना कहे। हाँ। हाँ कहने वालों का बहुमत है। हाँ कहने वालों का बहुमत है। हाँ कहने वालों का बहुमत है। अतः काम रोको प्रस्ताव को सदन में पेश करने की अनुमति दी जाती है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि 30 अप्रैल 2026 को बरगी डैम जबलपुर पर दुखद दुर्घटना हुई है, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है। इसमें बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं, जिसमें महिलाएं व बच्चे शामिल थे। मैं पर्यटन मंत्री से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए क्या कदम उठाए हैं। सरकार ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करेगी और भविष्य में ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। सरकार जवाब दे। महोदय, मैं आपके माध्यम से संसद को बताना चाहता हूं कि सरकार इस हादसे में स्वयं भी बहुत दुखी है। मुख्यमंत्री जी ने शोक जताते हुए दुर्घटना में मरने वाले के परिवार को 4-4 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यटन मंत्री जी अपने विचार प्रस्तुत करें। सरकार के प्रयासों से लोगों को बचाया भी गया है। घटना की जांच के लिए 5 सदस्यों की कमेटी का गठन भी किया गया है। माननीय सभासदों, सदन की अगली कार्यवाही शुरू की जाती है। अब विधायी संबंधी कार्य शुरू होता है। मैं कानून मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करें। जो घर संभाले वो देश को भी संभाल सकती है, हर कठिन चुनौती का उत्तर बना सकती है। अब समय उसे अधिकार और सम्मान देने का। नारी शक्ति वंदन विधेयक नए भारत की पहचान बन सकती है, नए भारत की पहचान बन सकती है। महोदय, नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करता हूँ। कृपया मुझे अनुमति दे। प्रश्न है कि नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए या नहीं। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे और जो विपक्ष में है वो ना कहे। हाँ कहने वालों का बहुमत है। हाँ कहने वालों का बहुमत है। हाँ कहने वालों का बहुमत है। अतः बिल को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाती है। महासचिव जी, विधेयक की प्रतियां सदन में बंटवा दी जाएं। नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 का प्रथम वाचन आरंभ होता है। विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं कि नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 की चर्चा की जाए। हमारे समाज में एक कहावत प्रचलित है, जहाँ नारी की पूजा होती है वह देवता निवास करते हैं। महोदय, इसी कहावत को चरितार्थ करने के लिए हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण देने के लिए विधेयक को सदन में पेश करता हूं और विधेयक को पास करवाने के लिए सदन का समर्थन चाहता हूं। इस विधेयक को प्रमुख धाराएं अथवा भाग इस प्रकार है। इस विधेयक से महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलेगा। 2029 तक कानून पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा।
इस विधेयक को पास होने के बाद लोकसभा में महिलाओं की संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। यही विधेयक 2010 में राज्यसभा द्वारा पास किया गया है। परिसीमन प्रक्रिया शुरू होने के बाद आरक्षण लागू होगा, 15 वर्ष तक जारी रहेगा। जब यह विधेयक पास हो जाएगा तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में भी 33% सीटें महिलाओं के लिए अलग से रखी जाएंगी। विधेयक के पारित होने के बाद महिलाओं को स्वप्रतिनिधित्व और एवं निर्णय का मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सदन के सभी सदस्य दलगत राजनीति भावना से ऊपर समर्थन देंगे। अतः मैं इस विधेयक पर समर्थन चाहता हूँ। अब सवाल यह उठता है कि इस विधेयक पर सीधी चर्चा की जाए या विशेषाधिकार समिति को भेज दी जाए। जो सदस्य इस पर सीधी चर्चा चाहते हैं वे हाँ कहें और जो नहीं चाहते वो ना कहें। हाँ कहने वालों का बहुमत है, हाँ कहने वालों का बहुमत है, हाँ कहने वालों का बहुमत है। अतः कल दिनांक 20 अगस्त 2026 के लिए सदन स्थगित किया जाता है। नारी शक्ति वंदन विधेयक का दूसरा वाचन आरंभ होता है। विपक्षी सांसद कुमारी खुशी अपने विचार प्रस्तुत करें। महोदय, हमारी पार्टी इस विधेयक के समर्थन मतदान करेगी, लेकिन कुछ धाराओं पर पार्टी का संशय है। साथ साथ इससे सरकार की नीयत का भी पता चलता है। अगर सरकार इतना ही महिलाओं को सम्मान देना चाहती है तो 2029 तक का लंबा इंतजार क्यों करना? कानून को पारित करने के बाद तुरंत लागू करने में क्या दिक्कत है? राजनीति में सक्रिय महिलाएं भी बालिकाओं के लिए रोल मॉडल का कार्य कर सकती हैं, जिससे राजनीति में पुरुषों की जो रूढ़िवादिता है उसे तोड़ा जा सकता है। सत्ता पक्ष से कुमारी कीर्ति अपने विचार प्रस्तुत करें। माननीय महोदय, मेरे साथी सांसद ने जो शंका जाहिर की है हम उसका पक्का इलाज करेंगे। जो देरी हो रही है उसके लिए सरकार सोच समझकर कदम उठाएगी। सीटों के आरक्षण के द्वारा पूरे देश में लागू करने के लिए पहले परिसीमन करवाना पड़ेगा। परिसीमन आयोग के द्वारा कार्य पूरा होने पर ही इसे अच्छी प्रकार से पूरे देश में लागू किया जा सकता है। हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार की कमी रहे और यह मामला न्यायपालिका के संज्ञान में जाए और सालों तक अटका रहे। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि प्रक्रियाओं के कारण इस अधिनियम के जो लागू करने में अनावश्यक विलंब हो। विपक्षी सदस्य कुमारी खुशी। महोदय, धन्यवाद, आपने जो समय दिया। सरकार जिस विधेयक को पेश कर अपना सीना चौड़ा कर अपनी पीठ थपथपा रही है, उस कानून को अब तक विधेयक राज्यसभा में पास हो गया था, लेकिन उस वक्त विपक्ष में बैठा यह सत्ता पक्षी था जो विधेयक को कानून बनने में रोड अटकाने वाला बना था। हमारी सरकार ही थी जिसने महिलाओं को वोट का अधिकार दिया था। हमारी सरकार ही थी जिसने पंचायती राज लाया था। सूचना का अधिकार लाने वाली हमारी सरकार है। सामाजिक क्रांति और IT के क्षेत्र में हमारी सरकार ने जो कार्य किए हैं वो सत्ता पक्ष कभी सोच भी नहीं सकता। माननीय गृह मंत्री जी अपने विचार प्रस्तुत करें। महोदय, मैं इस विधेयक पर विपक्ष की चिंता का निवारण कर रहा हूँ। परिसीमन आयोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है जिसके प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। इसमें चुनाव आयोग के प्रतिनिधि और सभी दलों के एक सदस्य होते हैं। आगामी चुनाव के बाद परिसीमन की कार्यवाही और जनगणना का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण से संबंधी कानून बहुत ही जल्दी आकार लेगा। सत्ता पक्ष से कुमारी कीर्ति अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय महोदय, मैं इस विधेयक के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहूंगी। महिलाओं को हक दिलाने और सम्मान से सिर उठाने के लिए
जितनी भी सरकार की तारीफ की जाए उतनी ही कम है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह बिल पूर्ण बहुमत से पास होगा और जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। विपक्ष बार बार इसे पास करवाने की बात कर रहा है। हमारी सरकार महिलाओं का पूरा सम्मान करती है, इसी कारण देश के सर्वोच्च पद पर महिलाएं विराजमान हैं। वित्त मंत्रालय जैसे बड़े मंत्रालयों में भी महिला विराजमान हैं। कुमारी खुशी अपने विचार प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना यह है कि विधेयक पास होना जरूरी है, लेकिन इससे पहले जातीय जनगणना करवाना भी जरूरी है और इसके साथ ही बीसी महिलाओं के लिए कोटा निर्धारित भी किया जाना चाहिए। इस विधेयक में ओबीसी आरक्षण को भी शामिल किया जाना चाहिए। सरकार जातिगत जनगणना करवाए और तत्काल इस कानून को लागू करे तो फिर परिसीमन की जरूरत ही नहीं है। हमारी पार्टी ने तो हमेशा ही इस नेता को अपना समर्थन दिया है, परंतु आगे भी इसे अपना समर्थन देना जारी रखेगी। इसे पास होने में किसी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए और तत्काल प्रभाव से इस कानून को लागू करना चाहिए। महोदय, इस विधेयक पर दावा जताने वाली बहुत सारी पार्टियां हैं। कुछ लोगों ने कहा कि यह हमारा बिल है, कुछ ने कहा कि ये पूरा संवैधानिक निर्माण हमारा है, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी कि सिर्फ बातें बनाने से कुछ नहीं होता। हकीकत में देखा जाए तो इस कार्यकाल में इस कार्य को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने उतारा है। इसे अगर मूर्त रूप दे सकती हैं तो सशक्त और सुदृढ़ मेहनतकश प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं। प्रधानमंत्री जी की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। सभापति महोदय, मैं इस बिल को देखकर अचंभित हूँ। मुझे लगता है कि महिला शक्ति वंदन विधेयक में यह स्पष्ट नहीं है कि एससी और एसटी महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाएगा। मुझे लगता है सरकार सिर्फ शरण समाज की महिलाओं को ही सशक्त करना चाहती है। मुस्लिम समाज की महिलाओं को सशक्त करने पर कोई जोर नहीं है। हम इस विधेयक का विरोध करते हैं। यदि आरक्षण दिया जाना है तो सभी वर्ग को समान प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। कानून मंत्री जी अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करें। सभापति महोदय, सरकार ने इस बार ऐसी व्यवस्था की है कि महिलाओं को इंतजार करना नहीं पड़ेगा। विपक्षी चाहता है कि यह विधेयक तकनीकी कारणों से फंस जाए, लेकिन इस बार हम इस विधेयक को फंसने नहीं देंगे। यदि परिसीमन के जरिए इस बिल को लागू कर दिया तो किसी संगठन के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके विपक्ष से इस फंसने का प्रयास करेगा। लेकिन इस सरकार इस बार इस विधेयक को कानून इसलिए नहीं बना सकी क्योंकि उनकी नई नीति थी, नई नीति और नया नेतृत्व था। हम इस चर्चा से संतुष्ट नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी को इस बिल पर चर्चा करनी चाहिए। मुझे लगता है विपक्ष चर्चा से संतुष्ट नहीं है। प्रधानमंत्री जी आप अपनी बातें सदन में प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, इस अधिनियम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। अगर राष्ट्र की विकास यात्रा में नई मंजिलों को पाना है तो महिला आधारित विकास को बल दे। G20 में भी भारत की बात को पूरे विश्व में स्वीकृत है। आज का दिन इतिहास में नाम दर्ज करने वाला समय है। हम सबके लिए यह गर्व का पल है। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में चर्चाएं हुई हैं, बहुत विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी प्रयास हुए हैं। 1996 में पहली बार इससे जुड़ा बिल पेश हुआ। अटल जी कार्यकाल में कई बार यह बिल पेश किया गया, लेकिन उसे पास कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और इस कारण हमारा सपना अधूरा रह गया। शायद इस पवित्र काम के लिए ईश्वर ने मुझे चुना। स्पीकर महोदय, इस विधेयक के पास होने के बाद लोकसभा में महिलाओं की संख्या दुगनी से ज्यादा हो जाएगी।
अगर सबकी सहमति से मैं नारी शक्ति वंदन विधेयक के लिए देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 के लिए बधाई देता हूँ। हर क्षेत्र में दुनिया महिलाओं की ताकत देख रही है। महोदय, मेरे विपक्षी साथियों ने SC, ST वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की बात उठाई है। मैं उनकी बात को महत्व देता हूँ और इस बिल में परिसीमन के बाद प्रतिनिधित्व के साथ ही इसे लागू किया जाएगा। अंत में सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित और महिलाओं के हाथों और अधिक मजबूत बनाने तथा इन्हें सम्मान से जीने का हक दिलाऊंगा। इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाएं। अब सदन की कार्यवाही दिनांक 21 अगस्त 2026 के लिए स्थगित की जाती है। इस विधेयक पर काफी लंबी चर्चा होने के बाद तीसरा वाचन आरंभ होता है। अब मैं सत्ता पक्ष से कुमारी कीर्ति से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने विचार सदन में प्रस्तुत करें। नारी अबला नहीं बदलाव की पहचान है। नारी अबला नहीं बदलाव की पहचान है। संसद में उसकी आवाज गूंजे हर बार है। संसद में उसकी आवाज गूंजे हर बार है। यही सशक्त लोकतंत्र की सच्ची पहचान है। सच्ची पहचान है। कानून मंत्री जी अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करें। महोदय, मैंने व हमारी सरकार ने सभी मुद्दों का उत्तर दे दिया है। विपक्षी समस्याओं के सुझाव को बिल में शामिल कर लिया है। मैं सदन के समर्थन के लिए धन्यवाद करता हूं और मैं विधेयक का पास करने का निर्णय करता हूं। अब प्रश्न है कि नारी शक्ति वंदन विधेयक को पारित किया जाए या नहीं। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाथ खड़ा करे। अब जो सदस्य इसके विपक्ष में है वो हाथ खड़ा करे। मत विभाजन का परिणाम प्राप्त हो गया है। विधेयक के पक्ष में 21 मत तथा विपक्ष में 10 मत प्राप्त हुए हैं। अतः 21 मत विधेयक के पक्ष में प्राप्त होने के कारण यह विधेयक बहुमत से पारित किया जाता है। अतः विधेयक को सदन में पास किया जाता है और आगामी कार्यवाही के लिए भेजा जाता है। महासचिव जी, विधेयक को दूसरे सदन में भेज दिया जाए। अब सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। थैंक यू। बैठ जाओ बेटा योगेश। थैंक यू बेटा, बहुत मेहनत की आपने। एक बार ताली बजा दो योगेश के लिए, तो खासकर बड़ी मेहनत की इसने। और बेटा आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपका अच्छा प्रयास रहा। अब मैं हमारे रिस्पेक्टेड जजेस से मेरा अनुरोध है कि आप मंच पर आएँ सर। आपके अनुभव, आपका मार्गदर्शन हमारे बच्चों की प्रस्तुति के लिए, आपका जो भी सुझाव है आगे के लिए, तो आप हमारा मार्गदर्शन करें सर। आशीर्वचनों से हमारे बच्चों को अनुग्रहित करें। और विकास सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। सर 1 मिनट का समय लूंगी मैं आपके लिए। बेटा मैं विकास जी हैं ये, और डाइट मदीना रोहतक में पोस्टेड हैं सर। सर के बारे में मैं बताना चाहूँगी बेटा, बहुत कार्य करते हैं सर। और जो नकल रोकने का एक प्रयास है हमारे हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से सर, उसके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। थैंक यू सो मच सर। और ये बच्चे हैं उस दिशा में बिल्कुल भी नहीं है सर, मैं बताना चाहूँगी।
और अपने सर आप इनको सुझाव दें, जो भी आपने देखा है सर जी परिस्थिति, बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। थैंक यू सर। धन्यवाद मैम। परमादरणीय इस विद्यालय के प्राचार्य पुरुषोत्तम जी और सत्यवान जी, सुजाता मैडम, संदीप जी, इन मैडम का क्या नाम है, मंजीत मैडम, सपना मैडम, और विशेष तौर पे बाद में लूँगा आपका नाम, विशेष तौर पे इस प्रतियोगिता की जिसने तैयारी करवाई है कविता मैडम और सुलोचना मैडम। सबसे पहले आप सभी बधाई के पात्र हैं कि इतना अच्छा इन्वायरमेंट फ्रेंडली जगह पे हमें बिठाया और आप लोगों ने कार्यक्रम करके दिखाया। पंखे की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो नेचुरली चल रही सारी चीज़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और आप सभी बधाई के पात्र हैं। आज का ये प्रोग्राम जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है वो आप लोगों ने करके दिखाई। और किसी ने टीवी पे देखा ये प्रोग्राम? आप में से किसी ने देखा बेटा? आपने देखा है? वेरी गुड, तो बहुत अच्छी बात है। और हमें से मैंने भी नहीं देखा था जब ये प्रोग्राम में, जब मैं शामिल नहीं था। 3 साल से मैं इसमें शामिल हूँ, तो मैंने भी नहीं देखा था। उसके बाद मैंने भी 1-2 बार देखा है। तो जितनी अच्छी तरीके से यहाँ चलती है, जो बच्चे चलाते हैं हमारे, वहाँ नहीं चलती, आपने देखा होगा। तो आप लोगों ने बड़ी अच्छे तरीके से चलाई है और सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो वो बातें कुछ हमारे साथियों ने, हमने मिल कर के नोट की है कि ब्लॉक स्तर का प्रोग्राम है, अगर हम अगले स्तर पर जाएंगे, अगर हमें मौका मिलता है अगले स्तर पर जाने का, तो उन सुधारों के साथ जाएंगे। तो आप दोनों से मैं निवेदन करूंगा कि आप कागज़ पेन जरूर ले लें। दोनों में से ले रहे हो? ओके। सबसे पहले तो जो संख्या की बात करूँगा मैं, जो आदर्श संख्या होती है वो 45 से 55 के बीच में होती है। और आपके 53 बच्चे थे, तो आपने आदर्श संख्या ही रखी है। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। एक बार जोरदार तालियां बजाएं अपने लिए। एक था समय का, कि समय इसमें 50 से 60 मिनट होता है, आदर्श समय जो होता है। और मैं और मेरे दोनों साथी पीछे बैठे थोड़े चिंतित थे, क्योंकि बीच में थोड़ा सा जल्दी हो गया था। हमें लग रहा था कि कहीं टाइम आउट ना हो जाए, लेकिन आखिर में बच्चों ने बड़ा अच्छा करके दिखाया। इधर एक खुशी लड़की है, इधर से भी 2-3 बच्चों ने, और आपके प्रधानमंत्री तो बस गजब ही हैं। तो आप लोगों ने पूरे 50 मिनट लिए हैं, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा आपने एक इवेंट और डालना पड़ेगा अगर हम अगले उस पर जाते हैं तो आज आपने पूरे 50 मिनट लिए हैं। और हमारे भी धड़कनें तेज थी कि पता नहीं बच्चे कहाँ पे रुकेंगे। हाँ, तो बड़ा अच्छा आखिर में बच्चों ने, जैसे कई बार जब मैच चलता है तो शुरू में ढीला डाला सा कुछ, और फिर आखिरी ओवरों में छक्के लगते हैं, है ना। उसी तरीके से आपने आखिरी ओवर में बड़ा अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है, तो उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। विशेष तौर पे एक देव, एक बच्चा है देव। कौन है देव? देव, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। जबरदस्त इन्होंने बोल के दिखाया है। छोटा सा बच्चा है, जैसे बिल्कुल जो मर्यादित भाषा और एक जो जेस्चर जो होने चाहिए वो बिल्कुल वैसे ही थे बच्चे के। एक खुशी, एक लड़की है जो इधर से सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट, यस। ये बेंच स्पीकर भी हमें चुनने होते हैं, तो ये 2 बच्चे बहुत अच्छे इन्होंने करके किया, सबने बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आपसे बढ़ करके इन्होंने किया है। तो ये दोनों बच्चे बधाई के पात्र हैं, दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद। अब हम शुरू करते हैं कि आपका यहाँ से आगमन होता है, तो मैं शायद नहीं देख पाया, हमारे मोहित जी भी बड़े माइन्यूटली देखते हैं कि हमारे जो मार्शल थे, मार्शल, वो सांसदों का ऐसे पकड़ पकड़ के देख रहे थे आई कार्ड, है ना, पकड़ के देख रहे थे ना। तो ये बहुत सम्मानित एक जनता के प्रतिनिधि हैं, तो ऐसे पकड़ के आप ना देखें, ऐसे ही नज़र मारनी होती है, अब नज़र मार लें। ओके, अगर हम आगे जाते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रख के आगे जाएंगे, ठीक है जी। अब गार्ड की आवाज़, जो इसमें मार्शल आता है उसकी आवाज़ ऐसी हो पूरी सदन तक सुननी चाहिए, वो हमें कम सुनाई दी थी, है ना। क्या मत आवाज़ कम थी, क्या मैं ऊंचा सुना है तो और दिक्कत होगी, तो वो थोड़ा सा तेज बोलना है आपको, है ना। माननीय सभासदों, अध्यक्ष महोदया, बस इतना सुन रही हो वहां तक।
तो ऐसे आपने बोलना है जोश में, ठीक है। इसके बाद शपथ के लिए जब हमारे सांसद आते हैं तो निर्वाचन प्रमाण पत्र लेके आते हैं, और उनके हाथ में था वो, तो उसमें थोड़ा सा ये है कि आप पहले निर्वाचन प्रमाण पत्र दे दें और फिर वो आपको शपथ के लिए प्रति दें। उन्होंने वो प्रति दी थी, वो एक्सचेंज किया था, बस माइनर सी ये बातें हैं, कुछ नहीं है ये। लेकिन जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल, कमीशन लेवल, तो ये चीज़ें फिर देखी जाएंगी, तो क्यों ना हम उनको पहले से ही ठीक कर लें। इसके बाद आता है कि जब सांसद शपथ लेके जाते हैं और साइन करवाते हैं महासचिव, तो महासचिव के पास एक कुर्सी होनी चाहिए, वो बैठ के साइन करें वहाँ पे, तब जा करके आप वो उनको अभिवादन करें। सदन का अभिवादन नहीं हुआ था और ना ऐसे हुआ था। कहाँ है नए सांसद? ऐसे सदन का विपक्षी का पक्ष का और अभिवादन किया था? ओके, आपने स्वागत किया था? स्वागत नहीं किया। और एक सबसे बड़ी एक कमी और रहेगी कि जब यहाँ से जाते हैं तो इनके पीछे से जाते हैं, आपने नोट किया था? पीछे से गए थे? ओके, ठीक है, ओके, मैं ये नहीं देख पाया, चलो बहुत अच्छी बात है, पीछे से गए थे। तो जब आपका अभिवादन करते हैं सांसद, तो आपको भी मेज थपथपा के उनका स्वागत करना है, ठीक है? ओके। अब इसमें जो शोक संदेश के अंदर जो व्यक्ति थे, क्या नाम था इनका? नहीं, शोक संदेश में जो आपने लिखा हुआ है, हाँ, ये गड़बड़ है। ये कोई तो राहुल बोल रहा था, इसको कोई मुकुल बोल रहा था। स्क्रिप्ट में भी एक जगह राहुल है, एक जगह मुकुल है। हाँ, तो आपने शायद इसको ध्यान से नहीं देखा, क्योंकि हम तीन नहीं थे, एक स्क्रिप्ट देख रहा था, एक इनके वो देख रहा था, एक लिख रहा था, तो इसमें स्क्रिप्ट में भी बदलने की जरूरत है थोड़ी सी। तो आप देखें इसको, दोनों जगह जो राहुल या मुकुल जो भी ठीक है, आप उसको ठीक कर लें। और इसके अंदर लगभग 6 महीने हो गए। अगर हम आगे जाएंगे जिला स्तर पर, तो एक लेटेस्ट शोक संदेश, लेटेस्ट कोई व्यक्ति महीने 2 महीने के अंदर कोई महान हस्ती जिसकी मृत्यु हुई है, उसको शामिल करेंगे। इसको लगभग 23 फरवरी का था आई थिंक, तो आज 21 है, तो लगभग 6 महीने हो चुके हैं। तो अगर हम आगे जाएंगे तो इस सुधार के साथ। चलो जी, प्रश्नकाल का समय लगभग 15 मिनट होता है, वो आपने सही लिया बिल्कुल। एक ये प्लास्टिक की बोतल, अगर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं हम, तो ये नहीं रखेंगे, नहीं। इसके बाद जो सबसे बड़ा मुझे 2 पॉइंट जो मुझे लगे कि आप स्क्रिप्ट के अंदर आपने कहीं तो महोदय लिखा हुआ है, कहीं महोदया लिखा हुआ है, ये आपने चेक करना चाहिए था मैडम। और ऐसे ही बच्चे कुछ तो महोदय बोल रहे थे, मतलब 90% 80% ने तो महोदय बोला है और 20% ने महोदया बोला है, तो महोदया है ये। अध्यक्ष महोदया, लड़की हैं तो लड़का है तो महोदय। आप लोग भी ध्यान रखें, और स्क्रिप्ट में भी ऐसा ही है, तो ये चीज़ें नोट करने की हैं, आप इनको ठीक कर लें। जब भी कोई विपक्षी सांसद प्रश्न पूछता है और पक्ष का जवाब देता है, तो सीधा बात नहीं करनी आपने। सर, ये मैक्सिमम स्कूलों में ये गलती हुई है, सीधी बात नहीं करनी, सीधी लड़ाई नहीं करनी। जब भी आप प्रश्न पूछेंगे तो पूछे विपक्ष का कि मैं फलाने मंत्री से, पर्यटन मंत्री, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पर्यटन मंत्री से पूछना चाहता हूँ या पूछनी चाहती हूँ। और आप जवाब देंगे, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने विपक्षी साथी को बताना चाहता हूँ या बताना चाहती हूँ। आप पूछेंगे तो भी अध्यक्ष महोदय के माध्यम से, और बताएंगे तो भी जवाब, सीधा नहीं। ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है, इसका ध्यान रखेंगे आप। इसमें एक और है, स्क्रिप्ट में पूरक प्रश्न होते हैं या अनुपूरक होते हैं? स्क्रिप्ट में बहुत जगह पूरक प्रश्न लिखा हुआ है, बहुत जगह अनुपूरक लिखा हुआ है। और एक बार पूरक बोला है आपने, 2-3 बार पूरक बोला है, 2-3 बार अनुपूरक प्रश्न बोला है ना? ऐसा ही था ना? तो अनुपूरक प्रश्न होते हैं ये। स्क्रिप्ट में भी आप ठीक करें, बोलेंगे तब भी आपने कि कोई अनुपूरक प्रश्न। हाँ जी, विदेशी मेहमान जो होते हैं राष्ट्रपति के, उनका परिचय आपने लिखा हुआ स्क्रिप्ट में, लेकिन परिचय नहीं हुआ यार। हुआ था, फिर हमने किसी ने भी नहीं देखा। अच्छा,
तो हम तीनों कैसे चूक गए? चलो ओके, कोई नहीं, आपने कहा तो हो गया, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है। तो आपने स्वागत नहीं किया होगा फिर उनका? किया था, मेज रखवाई थी, तो हम कहाँ चले गए थे सर? सुरेंद्र जी ये तो गड़बड़ है। चलो कोई नहीं, ठीक है। अब एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने नाम लिया था, तो संसद के अंदर जो प्रधानमंत्री हमारे हैं उन्हीं का नाम ले, असली प्रधानमंत्री का नाम, मोदी जी का बेशक ना ले, उसका ले तो अच्छा है। अब एक आपने आंकड़ा रखा था इसके अंदर, कृषि मंत्री जी ने रखा था 2025-26 में कृषि का योगदान 19% था। कृषि मंत्री जी, विपक्ष ने बोला था ये 19% था, है ऐसा ही बोला था ना आपने, लेकिन ये स्क्रिप्ट में 16% है जी। इसको भी ठीक करें आप, ठीक है जी। जो स्क्रिप्ट में है वही बोलना है यार, जो बोलना है वो स्क्रिप्ट में होना चाहिए, ये इसमें डिफरेंस नहीं हो बिल्कुल भी। विशेषाधिकार संबंधी भाग के अंदर जो आपने जो विशेषाधिकार हनन मामला होता है उसका जो विषय था ना वो बदलने की जरूरत है, क्योंकि विशेषाधिकार का मतलब जो सांसद है उसको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हुए हैं और उसके विशेष अधिकारों का क्या हनन हुआ है, फोन टेपिंग हुई है उसकी, या उसका रास्ता रोका गया है, या उसके साथ बदतमीजी हुई है, या पुलिस ने कोई और वायलेंस किया उनके साथ, तो एक सांसद के विशेष अधिकार जो होते हैं उनके अंदर क्या हनन हुआ है, ये वो नहीं है चीज़ इसके अंदर। तो ये स्क्रिप्ट भी आपने ठीक करने की जरूरत है। ये तो नॉर्मल सा काम है, बोल भी इसमें ये डाल सकते हो, मेरे फ़ोन ट्रैप किए जा रहे हैं, या पुलिस ने मेरा रास्ता रोक लिया, मैंने बताया अपना परिचय दिखाया फिर भी नहीं माने, मुझे आधे घंटे तक रोके रखा, ठीक है जी। तो इस तरह का इसमें आप रख लें। एक इसमें आवश्यक दस्तावेज शून्यकाल के बाद रखें, हाँ जी, आवश्यक दस्तावेज शून्यकाल के बाद सदन पटल पर रखे जाएं, और जैसे जो भी मंत्री रखे तुरंत मार्शल जा करके उसकी फाइल या उसके महासचिव को दे दी। ऐसे नहीं कि सारे खड़े हो, सारे सब ने दे दिया फिर सबकी फाइल एक साथ, एक एक की फाइल जो बोले उनकी फाइल उठाएं और उनको दे दें। ये छोटे छोटे सुधार हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इनके अंदर। अब पर्यटन मंत्री ने एक रिपोर्ट रखी थी या कोई उत्तर दिया था, पर्यटन मंत्री जी कहाँ है? एक बार खड़े हो, शाबाश। तो आपने 17 बोला था, है 17 सदस्यों की समिति बनाई गई है ना? 117 बोला था, हमने तो 17 सुना था। चलो वैसे 117 है, 100, चलो ठीक है, ये एक आपने 17, हाँ हाँ वो 117 लिखे हुए हैं, हमने 17 सुना था वहाँ बैठे, तो कोई नहीं 17 बोला, 117 भी ठीक है, 117 बोला। हाँ, इसमें सदन जब स्थगित होता है प्रथम वाचन के बाद, तो अध्यक्ष महोदया खड़ी हुई, सदन खड़ा नहीं हुआ, सदन को साथ खड़ा होना होता है। अध्यक्ष महोदया खड़ी होगी तो अध्यक्ष महोदया तो सबसे बड़ी हैं, जिनका पद सबसे ऊपर है, अगर वो खड़ी होगी तो आपको भी खड़ा होना, सबको फिर बैठना है। ऐसे ही प्रथम वाचन के बाद, ऐसे ही द्वितीय वाचन के बाद आप खड़े हुए थे, आपके साथ ये खड़े नहीं हुए ना? हाँ, तो ये ध्यान रखना आपने। जैसे ही सदन अगले उसके लिए स्थगित होता है, अगले दिन के लिए अब खड़े होते हैं, तो आप भी खड़े होगे साथ में। एक ये सुधार आपने करना है। और लास्ट पॉइंट जो हमें सबसे अच्छा जो लगा, हम सोच रहे थे कि यहाँ गड़बड़ होगी, वहीं नहीं हुई, वो 100% गया। वो ये था कि जब किसी बिल को पारित करते हैं तो वही बात, स्क्रिप्ट में कुछ होता है, यहाँ कुछ होता है, बोलते कुछ हैं। तो ये बिल्कुल सही था, जो स्क्रिप्ट में था उतने थे, उतने ही बोले थे कि इतने के मुकाबले इतने मतों से पारित होता है। तो इसके लिए आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं, और मैडम के लिए भी। तो ये मेरे कुछ साथियों ने और मैंने मिलकर के कुछ चीज़ें नोट की हैं जो सुधार जिनमें किया जा सकता है। पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता है और 5 स्कूलों में है। 4 स्कूल आज कवर कर चुके हैं, हम चौथा स्कूल था ये, 5वां स्कूल कल है, और अगले हफ्ते हम इसका परिणाम घोषित करेंगे। और आप उम्मीद बनाए रखें, और ये मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि आप दौड़ में हैं, लेकिन मुकाबला कड़ा है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम अगले स्तर पर जाएंगे तो इन सुधारों के साथ
जिला स्तर पर हम जाएंगे ताकि जिला स्तर पर भी हमारी अच्छी पोजीशन रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी सभी स्कूल प्रशासन को, मैडम को, सभी साथियों को का धन्यवाद करते हुए, सभी बच्चों को आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। एक बार जोरदार ताली चाहूँगी मैं सर के लिए और सभी हमारे जजेस के लिए। और सर हम आपको पूरा आश्वासन देते हैं कि अगर हमें मौका मिलता है तो जो भी आपका मार्गदर्शन है, जो भी आपके सुझाव हैं, हम उन पर 100% खरा उतरेंगे। उतरोगे ना बच्चों? हाँ। और इसी के साथ मैं इस मंच को, मेरे सभी मेंटर्स जो टीचर हैं, सबकी जिसकी ड्यूटी लगाई गई, बहुत ही आपने लगन से, मेरा हृदय से आप सभी को धन्यवाद है। और सभी बच्चों को भी एक बार जोरदार तालियां बेटा आप सभी के लिए, आपकी कोशिश के लिए, और कोशिश जारी रहनी चाहिए। लीलू राम जी का भी धन्यवाद। सर आप आए विद्यालय में, सर की SIR में ड्यूटी है सर, आज बुलाया था सर को। और आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। सर